दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल विधिकारी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश PCSJ के जो GS वाला पेपर है उसमें जो नए सिलेबस शामिल किया गया है उससे संबंधित एक महत्वपूर्ण एक्ट है कि गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम 1994। तो इस अधिनियम को देखेंगे और इस अधिनियम से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं खास करके प्री परीक्षा में, तो उन प्रश्नों को हम हल करेंगे ताकि प्री परीक्षा में आपको कोई दिक्कत ना आए। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने इस पूरे एक्ट को एक बहुविकल्पी प्रश्नों के रूप में जो परिवर्तित किया है और उसमें पूरी कोशिश की है कि बिना त्रुटि के आपको प्रॉपर व्याख्या के साथ, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ आपके समक्ष उसको रखते हैं। और आप हमारे इस तरह के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल विधिकारी को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी उसको शेयर करें ताकि उससे जो भी हम नए वीडियो अपलोड करें आपको उसकी जानकारी मिल सके और आप हमारे साथ अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकें। तो आइए देखते हैं। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994 है। तो इसमें कुल 34 धाराएं और 8 अध्याय हैं। तो इस अधिनियम को 20 सितंबर 1994 को राष्ट्रपति की सहमति मिली थी, लेकिन यह 1 जनवरी 1996 से यह प्रवर्तन में आया है। पहला क्वेश्चन है, गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 की धारा 2BB के अंतर्गत परिभाषित भ्रूण से क्या तात्पर्य है। तो भ्रूण को जो है धारा 2BB के अंतर्गत परिभाषित किया गया है और इसके अनुसार इससे तात्पर्य है विकासोन्मुखी मानव जीव जो कि गर्भाधान के पश्चात 8 सप्ताह या 56 दिन तक का हो। इससे 56 दिन या 8 सप्ताह से कम का जो विकासोन्मुखी मानव जीव है उसे भ्रूण कहा जाता है। और जब ये 8 सप्ताह बाद या 56 दिन के बाद का हो जाता है और जन्म तक का जो टाइम होता है उसे गर्भ कहा जाता है। नेक्स्ट, गर्भ से क्या तात्पर्य है। तो गर्भ की जो परिभाषा है धारा 2BC के अंतर्गत दी गई है और इससे तात्पर्य है कि गर्भधान से 57वें दिन से प्रारंभ होकर जन्म तक का जो समय होता है किसी मानव जीव का, उसी को ही गर्भ कहा जाता है। नेक्स्ट, स्त्री रोग विशेषज्ञ से क्या तात्पर्य है। तो स्त्री रोग विशेषज्ञ की जो परिभाषा है वह धारा 2 उपधारा F के अंतर्गत दी गई है और इसके अनुसार ऐसा व्यक्ति जिसके पास स्त्री रोग विज्ञान और प्रसूति रोग विज्ञान में स्नातकोत्तर अर्हता हो अर्थात पोस्ट ग्रेजुएट योग्यता हो, तो वही जो है स्त्री रोग विशेषज्ञ कहलाता है। नेक्स्ट, बाल रोग विशेषज्ञ को इस अधिनियम की किस धारा में परिभाषित किया गया है। तो बाल रोग विशेषज्ञ को धारा 2H के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार बाल रोग विशेषज्ञ से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके पास बाल चिकित्सा विज्ञान में PG की योग्यता हो अर्थात पोस्ट ग्रेजुएट योग्यता रखता हो, तो वही बाल चिकित्सक कहलाता है। नेक्स्ट, प्रसव पूर्व निदान तकनीक का उपयोग किन परिस्थितियों में किया जा सकता है। इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 4 के अंतर्गत दिया गया है और इसके खंड 2 में यह बताया गया है कि जब कि गुणसूत्र संबंधी असामान्यताएं विद्यमान हो या आनुवांशिक मेटाबॉलिक रोग विद्यमान हो या जन्मजात कोई असंगतियां हैं या हीमोग्लोबिन संबंधी विकृतियां हैं, तो ऐसी स्थिति में प्रसव पूर्व निदान तकनीक का उपयोग करके उसे समाप्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार से उपरोक्त सभी मामलों में प्रसव पूर्व निदान तकनीक का उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट, प्रसव पूर्व निदान तकनीक का उपयोग करने के लिए कौन सी शर्तें आवश्यक हैं। तो धारा 4 की उपधारा 3 के अंतर्गत ऐसी शर्तें बताई गई हैं। तो धारा 4 की उपधारा 3 के अनुसार जबकि गर्भवती स्त्री की आयु 35 वर्ष से अधिक हो, उसके 2 या 2 से अधिक गर्भपात स्वतः हो गए हों या भ्रूण की हानि स्वतः हो गई हो या स्त्री जो है औषधियों, विकिरणों, संक्रमण या रसायनों से प्रभावित हुई हो अथवा स्त्री या उसके पति के कुटुंब में मानसिक मंदता या शारीरिक विरूपता जैसे आनुवंशिक रोग हों। अगर ऐसी जो कंडीशन बनती है तो यहाँ जो है प्रसव पूर्व ही उसका निदान का प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट, प्रसव पूर्व निदान प्रक्रिया
को इस अधिनियम की किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो इसे धारा 2I के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट, इस अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत लिंग चयन पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो लिंग चयन पर प्रतिबंध धारा 3A के अंतर्गत लगाया गया है। इसके अनुसार कोई विशेषज्ञ लिंग चयन नहीं करेगा अथवा इसमें किसी प्रकार की नहीं करेगा, न ही किसी अन्य व्यक्ति से लिंग चयन या लिंग की पहचान कराएगा। नेक्स्ट, किस धारा के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि ऐसी प्रयोगशालाएं या क्लिनिक जो इस अधिनियम के तहत पंजीकृत नहीं हैं उन्हें अल्ट्रासाउंड मशीन का विक्रय नहीं किया जाएगा? तो इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 3B के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट, सही कथन को इंगित कीजिए। तो पहला है, कोई आनुवांशिक सलाहकार केंद्र या प्रयोगशाला में ऐसे व्यक्ति को नियोजित नहीं किया जाएगा जो कि विहित अर्हता न रखता हो। तो पहला कथन सही है और इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 3 के उपधारा 2 के अंतर्गत दिया गया है। दूसरा है, प्रसव पूर्व निदान की स्थिति में गर्भवती स्त्री की लिखित सहमति आवश्यक है। तो यह कथन भी सही है और इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 5 के अंतर्गत किया गया है। तीसरा है, प्रसव पूर्व निदान प्रक्रिया करने वाला कोई व्यक्ति गर्भवती स्त्री या उसके नातेदारों को शब्दों, संकेतों या अन्य माध्यम से भ्रूण के लिंग के बारे में कोई सूचना या जानकारी नहीं देगा। तो यह कथन भी सही है और इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 5 की उपधारा 2 के अंतर्गत दिया गया है। तो इस प्रकार से जो सभी कथन है ये सही हैं। नेक्स्ट, गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 के अंतर्गत लिंग चयन या लिंग परीक्षण पर प्रतिबंध संबंधी प्रावधान कब से लागू है? तो यह जो है प्रावधान 14 फरवरी सन 2003 से प्रभावी है। नेक्स्ट, अधिनियम की धारा 7 के तहत केंद्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड का गठन किसके द्वारा किया जाएगा? तो धारा 7 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के अधीन जो बोर्ड का गठन करेगी। तो इस प्रकार से केंद्रीय सरकार के द्वारा केंद्रीय पर्यवेक्षक बोर्ड का गठन किया जाएगा। अब जब केंद्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड का गठन जो है यह धारा 7 के तहत किया जाता है और इसमें निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे, अर्थात जो परिवार कल्याण मंत्रालय का भारसाधक मंत्री है इसका पदेन अध्यक्ष होगा, और भारत सरकार का सचिव जो परिवार कल्याण विभाग का भारसाधक है इसका पदेन उपाध्यक्ष होगा। पदेन अध्यक्ष, पदेन उपाध्यक्ष का तात्पर्य है कि वह उस पद पर होने मात्र से उसका अध्यक्ष हो जाएगा, अर्थात वह जो पद होता है वह स्वयं उसका अध्यक्ष माना जाता है और कोई भी व्यक्ति उस पर बैठेगा उस पद पर तो उसका ऐसे बोर्ड का अध्यक्ष मान लिया जाएगा। इसके अलावा 3 पदेन सदस्य होंगे जो कि जिसमें से एक महिला और बाल विकास विभाग से संबंधित होगी, दूसरा विधि और न्याय मंत्रालय से संबंधित हैं, तीसरा आयुर्विज्ञान और होम्योपैथी की भारतीय पद्धति के प्रतिनिधि जिन्हें केंद्रीय सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाए। इसके अलावा केंद्रीय सरकार का स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ये इसका पदेन सदस्य होता है और 10 अन्य सदस्य होंगे जिनका कार्यकाल 3 वर्ष तक का होगा। तो 10 सदस्यों में से ये विभाग कुछ बताए गए हैं, इन प्रत्येक विभाग से 2-2 सदस्य होंगे। तो पहला है विख्यात चिकित्सा अनुवांशिकी विज्ञ, इससे 2 सदस्य होंगे। विख्यात स्त्री रोग और विज्ञान और प्रसूति रोग विज्ञानी ये 2 सदस्य होंगे। विख्यात बाल चिकित्सा विज्ञानी इससे 2 सदस्य होंगे। विख्यात समाज विज्ञानी इससे 2 सदस्य होंगे और महिला कल्याण संगठनों के प्रतिनिधि तो यहाँ से भी 2 सदस्य नियुक्त किए जाएंगे। तो इस प्रकार से इनकी जो सदस्य संख्या है यह 10 होगी अलग अलग विभागों से। और इसके बाद है 3 महिला संसद सदस्य होंगे जिसमें से 2 लोकसभा से और 1 राज्यसभा से निर्वाचित की जाएंगी और इनका कार्यकाल जो है वह 3 वर्ष होगा। अगर इस 3 वर्ष से पहले इनकी सदन से इनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी तो इनका कार्यकाल भी समाप्त हो जाएगा। 4 सदस्य ऐसे होंगे कि जो राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करेंगे और इन्हें केंद्रीय सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाएगा और इनकी जो नियुक्ति होगी वह राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र की सिफारिश पर ही की जाएगी और इनका जो कार्यकाल होगा वह 1 वर्ष तक का होगा। और इसके अलावा केंद्रीय सरकार के संयुक्त सचिव या उसके समतुल्य अधिकारी जो कि परिवार कल्याण का भारसाधक है वह भी इसका पदेन सचिव होगा। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी सदस्य की मृत्यु या असमर्थता के कारण कोई पद रिक्त हो जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या सही है? तो अगर कोई
पद खाली हो जाता है, चाहे वह असमर्थता के कारण या किसी सदस्य की मृत्यु के कारण, तो ऐसे रिक्त स्थान पर केंद्र सरकार के द्वारा नए सिरे से नियुक्ति की जाएगी। और जब वह नियुक्ति की जाती है तो वह व्यक्ति जिसके स्थान पर नियुक्त किया गया है उसकी शेष पदावधि के लिए पद धारण करेगा। तो इस प्रकार से 1 और 3 ये दोनों सही हैं। और इसके बारे में जो प्रावधान है वह धारा 8 की उपधारा 2 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट, केंद्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड का अधिवेशन कितनी अवधि में किया जाएगा? तो बोर्ड के अधिवेशन के बारे में प्रावधान धारा 9 के अंतर्गत दिया गया है। इसके अनुसार बोर्ड का अधिवेशन 6 माह में कम से कम एक बार जरूर बुलाया जाएगा। नेक्स्ट, किस धारा के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि बोर्ड में कोई पद रिक्त होने के कारण बोर्ड की कार्यवाही अविधिमान्य नहीं हो जाएगी? तो इसके बारे में प्रावधान धारा 10 के अंतर्गत दिया गया है। और धारा 10 में यह बताया गया है कि बोर्ड का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इसलिए अविधिमान नहीं हो जाएगी कि बोर्ड में कोई पद रिक्त है या उसके गठन में कोई त्रुटि है या बोर्ड के जो सदस्य हैं वो उनकी नियुक्ति में कोई त्रुटि है या बोर्ड की प्रक्रिया में कोई ऐसी अनियमितता है जो कि मामले के गुणागुण पर प्रभाव नहीं डालती है। तो ऐसी स्थिति में जो बोर्ड की कोई कार्यवाही है वह अविधिमान्य नहीं होगी। नेक्स्ट, बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो पहला है, ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति स्वयं बोर्ड के द्वारा केंद्र सरकार के अनुमोदन से की जाएगी। तो यह सही है। और इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 12 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट, बोर्ड की सदस्यता से संबंधित अर्हता के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो धारा 7 के तहत जो केंद्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड का गठन किया जाता है उसके जो सदस्य हैं उनकी जो अर्हताएं हैं अर्थात उनकी जो क्वालिफिकेशन है उसके बारे में प्रावधान धारा 14 के अंतर्गत दिया गया है। और ये बताया गया है कि कुछ व्यक्ति हैं जिन्हें इस पद के लिए योग्य नहीं माना जाएगा। तो इसमें है, पहला, कोई सदस्य नैतिक अधमता के अपराध से दोष सिद्ध किया गया है तो उसे सदस्य नहीं बनाया जा सकता। तो यह कथन सही है। और इसके बारे में प्रावधान धारा 14 के उपधारा क के अंतर्गत अर्थात ए के अंतर्गत दिया गया है। दूसरा है, यदि वह घोषित दिवालिया है या न्यायालय के द्वारा विकृत चित्त घोषित किया गया है तो वह सदस्य नहीं बनाया जा सकता है। तो यह भी सही है। और तीसरा है, यदि वह केंद्र सरकार की राय में प्रसव पूर्व निदान तकनीकी के उपयोग या लिंग चयन तकनीक में शामिल रहा है तो उसे सदस्य नहीं बनाया जा सकता। तो इस प्रकार से उपरोक्त सभी कथन सही हैं और कोई कथन गलत नहीं है। नेक्स्ट, किस धारा के अंतर्गत यह बताया गया है कि सदस्य पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होगा लेकिन पदेन सदस्य से भिन्न कोई सदस्य लगातार 2 अवधि से अधिक के लिए नियुक्ति नहीं किया जाएगा? अर्थात जो पदेन सदस्य हैं वो तो हमेशा रहेंगे, जब तक वो उस पद पर रहेंगे तब तक उसके सदस्य बने रहेंगे। लेकिन उसके अलावा जो सदस्य नियुक्त किए जाते हैं, जैसे 10 सदस्य या अन्य कोई जो सदस्य नियुक्त किए जाते हैं, वह लगातार अधिकतम 2 कार्यकाल तक के लिए ही रह सकते हैं। और इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 15 के अंतर्गत। नेक्स्ट, किस धारा के अंतर्गत बोर्ड के कार्यों अर्थात फंक्शन को बताया गया है? तो बोर्ड के कार्यों को धारा 16 के अंतर्गत बताया गया है। और धारा 16 के अंतर्गत बोर्ड के क्या कार्य होंगे इसकी एक पूरी सूची दी गई है। इसके अनुसार लिंग चयन तकनीकों का उपयोग कैसे किया जाए या उनका दुरुपयोग कैसे रोका जाए, इससे संबंधित विषयों पर केंद्र सरकार को सलाह देना और इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किसी नियम को मॉनिटर करना या उसमें परिवर्तन करने के लिए केंद्र सरकार को सिफारिश करना। अगर कोई ऐसी प्रथा विद्यमान है समाज में जो कि लिंग चयन या लिंग का अवधारण करना या प्रसव पूर्व कोई अवधारण करने की जो व्यवस्था करती है तो उसके बारे में लोक जागृति पैदा करना ताकि इस तरह का जो भ्रूणवध है उसको रोका जा सके। अनुवांशिकी सलाहकार केंद्रों, प्रयोगशालाओं, क्लिनिकों इसमें कार्यरत अगर कोई व्यक्ति है तो उसको आचार संहिता संबंधित जो जानकारी है उसको देना। तो इस तरह के जो बोर्ड के कार्य होते हैं और इसके बारे में प्रावधान धारा 16 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट,
इस अधिनियम में किस वर्ष संशोधन करके यह प्रावधान जोड़ा गया कि प्रत्येक राज्य विधानमंडल वाला राज्य और संघ राज्य क्षेत्र अपने यहाँ राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड या संघ राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड नाम से एक बोर्ड का गठन करेंगे। तो इसके बारे में जो प्रावधान है यह सन 2003 के अंतर्गत जोड़ा गया है और इसे धारा 16A में इस बात को शामिल किया गया है। तो धारा 16A के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश अपने अपने राज्यों में राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड की गठन करेंगे। तो इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 16A के अंतर्गत दिया गया है। अब इस जो बोर्ड बनेगा इसकी संरचना क्या होगी इसके बारे में भी प्रावधान धारा 16A के अंतर्गत ही दिया गया है और इसमें यह बताया गया है कि राज्य में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण का जो मंत्री है यह इसका पदेन अध्यक्ष होगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग का सचिव इसका पदेन उपाध्यक्ष होगा। महिला और बाल विकास, समाज कल्याण और विधि और आयुर्विज्ञान तथा होम्योपैथी की भारतीय पद्धति विभाग के भारसाधक इसके पदेन सचिव होंगे और राज्य सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण या आयुर्विज्ञान तथा होम्योपैथी का निदेशक जो है इसका पदेन सदस्य होगा। विधानसभा विधान परिषद की 3 महिला सदस्य जो है इसकी पदेन सदस्य होंगी और 10 अन्य सदस्य होंगे जो कि ये अलग अलग विभाग हैं। इन विभागों से प्रत्येक से 2-2 सदस्य इसमें शामिल किए जाएंगे, जिसमें से विख्यात समाज विज्ञानी और विधि विशेषज्ञ, गैर सरकारी संगठनों या अन्य विख्यात महिला सक्रियतावादी, विख्यात स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, विख्यात बाल चिकित्सक या आनुवांशिक विज्ञानी, विख्यात विकिरण चिकित्सा विज्ञानी या सोनोलॉजिस्ट। तो इस प्रकार से इन प्रत्येक से 2-2 सदस्य मिलकर ये 10 सदस्य नियुक्त किए जाएंगे जो कि एक्सपर्ट के रूप में कार्य करेंगे। इसके अलावा परिवार कल्याण के भारसाधक संयुक्त निदेशक पंक्ति का एक अधिकारी भी इसका पदेन सदस्य होगा। तो पदेन सदस्य जो नियुक्त किए जाएंगे इनका जो कार्यकाल होगा वह 3 वर्ष तक का होगा। नेक्स्ट है राज्य बोर्ड की बैठक कितने समय में आयोजित की जाएगी। तो इसके बारे में जो प्रावधान है धारा 16A के उपधारा 3 के अंतर्गत दिया गया है और इसमें यह बताया है कि राज्य बोर्ड की बैठक 4 मास में कम से कम 1 बार आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट, राज्य बोर्ड की गणपूर्ति कैसे होगी। तो राज्य बोर्ड जो है इसकी गणपूर्ति के बारे में जो प्रावधान है यह भी धारा 16A के अंतर्गत दिया गया है और इसकी उपधारा 7 के अंतर्गत बताया गया है कि राज्य बोर्ड की गणपूर्ति इसकी कुल सदस्य संख्या के 1/3 से होगी। नेक्स्ट, संघ राज्य क्षेत्र और अन्य राज्यों में समुचित प्राधिकारी और सलाहकार समिति की नियुक्ति के बारे में प्रावधान किस धारा के अंतर्गत दिया गया है। तो यह प्रावधान धारा 17 के अंतर्गत दिया गया है और धारा 17 के खंड 1 के अनुसार संघ राज्य क्षेत्रों में जो सलाहकार समिति की नियुक्ति है वह केंद्र सरकार करेगी, जबकि राज्यों में जो सलाहकार समितियां हैं इनकी नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी। और धारा 17A के अंतर्गत इन जो समुचित प्राधिकारी हैं उनकी शक्तियों के बारे में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट, समुचित प्राधिकारियों की शक्तियों के बारे में कौन सा कथन सही है। तो समुचित प्राधिकारी जिनकी नियुक्ति धारा 17 के तहत की जाती है और इनकी शक्तियों के बारे में प्रावधान धारा 17A के अंतर्गत किया गया है। तो धारा 17A के अनुसार ऐसे जो समुचित प्राधिकारी हैं किसी व्यक्ति को समन कर सकते हैं, मामले से संबंधित किसी दस्तावेज या अन्य पदार्थों को पेश करने का आदेश दे सकते हैं। और तीसरा है ऐसे स्थान के संबंध में तलाशी वारंट जारी कर सकते हैं जिसके बारे में यह संदेह हो कि वह लिंग चयन या प्रसव पूर्व लिंग अवधारण में लिप्त है। तो इस प्रकार से उपरोक्त सभी जो कार्य हैं वह समुचित प्राधिकारी के द्वारा किया जा सकेगा। नेक्स्ट, आनुवांशिक सलाहकार केंद्रों, प्रयोगशालाओं या क्लिनिकों का पंजीकरण धारा 20 के तहत किसके द्वारा निलंबित या रद्द किया जा सकता है। तो ऐसी जो पंजीकरण या सर्टिफिकेट है वो धारा 19 के तहत प्रदान किया जाता है और धारा 20 में इसके रद्दकरण या निलंबन की बारे में प्रावधान किया गया है। तो इसके अनुसार समुचित सरकार जो है वह स्वप्रेरणा से या परिवाद किए जाने पर ऐसे जो केंद्र हैं, ऐसे सेंटर हैं, उनका जो रजिस्ट्रेशन है उन निरस्त कर सकता है। नेक्स्ट,
जबकि आनुवंशिक सलाहकार केंद्र, प्रयोगशालाओं, क्लिनिकों का पंजीकरण निलंबित या रद्द कर दिया जाता है तो ऐसे आदेश से अपील किसके समक्ष की जाएगी। तो इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 21 के अंतर्गत दिया गया है। और धारा 21 के अनुसार जबकि धारा 20 के तहत किसी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया जाता है या उसको सस्पेंड कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में यदि वैसा सस्पेंशन है या कैंसिलेशन है केंद्रीय समुचित प्राधिकारी के द्वारा किया जाता है तो ऐसे आदेश के विरुद्ध जो अपील है वह केंद्र सरकार को की जाएगी। अगर ऐसा जो कैंसिलेशन है या सस्पेंशन है राज्य के समुचित प्राधिकारी के द्वारा किया जाता है तो उस आदेश के विरुद्ध जो अपील होगी वह राज्य सरकार को हो सकेगी। तो इस प्रकार से 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट, जो कोई गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व लिंग का अवधारण संबंधी विज्ञापन जारी करेगा उसके लिए कितने दंड का प्रावधान किया गया है। तो उसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 22 के अंतर्गत दिया गया है। और धारा 22 में यह बताया गया है कि जो कोई गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व लिंग अवधारण संबंधी विज्ञापन जारी करता है तो उसे 3 वर्ष तक के कारावास और 10,000 रुपये तक का जुर्माना से दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट, जो कोई इस अधिनियम के अधीन बनाए गए उपबंधों का उल्लंघन करेगा या इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करेगा उसे किस दंड से दंडित किया जाएगा। तो इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 23 के अंतर्गत दिया गया है। इसके अनुसार जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन किसी उपबंधों का उल्लंघन करेगा तो वह ऐसे कारावास से दंडित किया जाएगा जो कि प्रथम दोष सिद्धि पर 3 वर्ष तक का कारावास और 10,000 रुपये तक का जुर्माना और पश्चातवर्ती दोष सिद्धि पर 5 वर्ष तक का कारावास और 50,000 रुपये तक का जुर्माना से वह दंडित किया जाएगा। तो पहला विकल्प ही सही है। नेक्स्ट, किस धारा के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि जब इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया जाता है तो कंपनी का भारसाधक जो है वह दोषी होगा। तो इसके बारे में प्रावधान धारा 26 के अंतर्गत दिया गया है। और इसमें यह बताया गया है कि जहां इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध किसी कंपनी के द्वारा किया जाता है तो ऐसी स्थिति में वो जो कंपनी का भारसाधक व्यक्ति है वह माना जाएगा कि उसी ने उस अपराध को किया है। नेक्स्ट, इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध वह कैसा होगा। तो इसके बारे में प्रावधान धारा 27 के अंतर्गत दिया गया है कि इस अधिनियम के अधीन किया गया प्रत्येक अपराध संज्ञेय होगा, गैर जमानती होगा और असमनीय होगा। नेक्स्ट, कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी अपराध का संज्ञान किसके परिवाद पर लेगा। तो इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 28 के अंतर्गत दिया गया है। धारा 28 के अनुसार कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किए किसी अपराध का जो संज्ञान है वह समुचित प्राधिकारी या उसके द्वारा इसके लिए प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के परिवाद पर लेगा या ऐसे व्यक्ति के परिवाद पर लेगा जिसने अपराध की 15 दिन पूर्व सूचना समुचित प्राधिकारी को दे दी है। तो इस प्रकार से उपयुक्त दोनों जो व्यक्तियों के परिवाद पर अपराध का संज्ञान ले सकेगा। नेक्स्ट, इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी अपराध का विचारण करने के लिए कौन सा न्यायालय सक्षम होगा। तो इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 28 की उपधारा 2 के अंतर्गत दिया गया है। और इसमें यह बताया गया है कि इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी अपराध का जो संज्ञान है वह महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा ही लिया जाएगा और अन्य न्यायालय के द्वारा नहीं। नेक्स्ट, किस धारा के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में सद्भावनापूर्वक किए गए किसी कार्य के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी या अभियोजन का प्रारंभ नहीं किया जाएगा। तो इसके बारे में जो प्रावधान है धारा 31 के अंतर्गत दिया गया है। इसमें यह बताया गया है कि सद्भावनापूर्वक अगर कोई कार्य किया जाता है तो उसके लिए अभियोजन का प्रारंभ नहीं किया जाएगा, अर्थात अभियोजन से संरक्षण दिया जाता है। नेक्स्ट, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति किसके पास होगी। तो धारा 32 में यह प्रावधान किया गया है कि इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार के पास होगी। नेक्स्ट, इस अधिनियम के अधीन रेगुलेशन बनाने की शक्ति किसके पास होगी, अर्थात विनियम बनाने की शक्ति किसके पास होगी। तो धारा 33 के अनुसार केंद्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी से
जो विनियम या रेगुलेशन बना सकता है, लेकिन ऐसा जो विनियम है वह केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों के उपबंधों से असंगत न हो, अर्थात उससे टकराव न उसका उत्पन्न होता हो। तो ऐसा जो रेगुलेशन या विनियम बनाया जाता है कि केंद्र बोर्ड के द्वारा, वह बोर्ड के अधिवेशनों का समय या स्थान निर्धारित करने के लिए या कारोबार के संव्यवहार के लिए अनुसरण कौन सी प्रक्रिया की जाएगी, या सदस्यों की संख्या जिनसे मिलकर गणपूर्ति होगी, या बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति कैसे की जाएगी, उनकी सेवा शर्तें क्या होगी, उनको वेतनमान और भत्ते कैसे दिए जाएंगे, तो इसके संबंध में जो नियम है या विनियम है यह बनाया जाता है केंद्रीय बोर्ड के द्वारा। नेक्स्ट, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम तथा विनियम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो पहला है, ऐसे प्रत्येक नियम और विनियम बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष कुल 30 दिन की अवधि के लिए रखे जाएंगे। तो यह सही है और उसके बारे में प्रावधान धारा 34 के अंतर्गत दिया गया है। दूसरा है, यह अवधि एक सत्र में अथवा 2 या अधिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। तो इस प्रकार से पहला और दूसरा दोनों कथन सही हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से इस वीडियो में हमने गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीकी जो एक्ट है इससे संबंधित जो भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं उनको हमने हल किया है। और आप हमारे और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल विधिकारी पर आप जाके वहाँ से और भी एक्ट के इस तरह से MCQs को सॉल्व कर सकते हैं।